हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। आज हम दक्षिण भारत के इतिहास के 4 राजवंशों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दक्षिण भारत का इतिहास 100 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक माना जाता है। इसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहले है 100 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक, जिसे कि हम संगम युग कहते हैं। संगम युग ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। इसमें हमने चेर, चौल और पांड्य राज्यों के बारे में पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम अगले काल के बारे में, जो कि 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक है, के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें भी 4 वंश आते हैं। पहला आता है पल्लव वंश, फिर है चालुक्य चालुक्य वंश। चालुक्य वंश को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। वातापी के चालुक्य, आगे है कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। के अतिरिक्त चौल और राष्ट्रकूट के बारे में हम वीडियो में पढ़ेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक वप्पादेव था, जो संभवतः सातवाहन शासकों के अधीन शासक था तथा मौका पाकर कृष्णा नदी के दक्षिण प्रदेश पर पल्लवों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। पल्लव राजाओं के संस्कृत व प्रकृति में अनेक दान पत्र उपलब्ध हुए हैं। उनकी राजभाषा संस्कृत है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता था। वह एक शक्तिशाली शासक था। उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। पल्लवों की राजधानी कांची थी, जो कि तमिलनाडु में स्थित थी। सिंह विष्णु ने मामलपुर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी सिंह उनका दरबारी कवि था। उसने कीर्ताजुनियम की रचना की थी। के जो पल्लव वंश है उसके प्रमुख शासक थे वो इस प्रकार हैं। पहला था महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्धन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और दमंत वर्मन। ये थे जो कुछ महत्वपूर्ण शासक थे। इसके अतिरिक्त और भी कुछ शासक हुए हैं। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो अपराजित था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एक दशमक रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। एक दशमक रथ मंदिर था जो उसे एक चट्टान को काटकर बनाया गया था। इसे धर्मराज रथ भी कहा जाता है। धर्मराज रथ और उसी स्थान पर बने 6 अन्य मंदिरों को सामूहिक रूप से, या एक तो सप्तरथ कहा जाता था और पिंगोड़ा भी कहा जाता था। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य शासक केशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। ये किस लिए की थी? क्योंकि वातापी को उसने जीता था। कोंडा का मतलब विजय प्राप्त करना। वातापी को जीतकर उसने विजय प्राप्त की थी, इसीलिए वातापी कोंडा की उसने उपाधि धारण कर ली। जो मत विलास था और प्रहसन की रचना थी वो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया, जो कि राजसिंह शैली में बना हुआ मंदिर है। मुक्तेश्वर एवं बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कांची के शासक नंदीवर्मन ने करवाया था। दश कुमार चरित्रम की रचना दंडी पल्लव शासक नंदीवर्मन का जो दरबारी कवि था उसने की थी। इनका दरबारी कवि कौन था? दंडी। और उसने रचना की थी दश कुमार चरित्रम की। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगड़ अलवर नंदीवर्मन के समकालीन थे। पल्लव कला का भारतीय इतिहास में विशेष योगदान है। कांची के पल्लवों के बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है, और जो चीनी प्रथम यात्री ह्वेनसांग था उसके विवरण से भी हमें कांची के पल्लवों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एकांबरनाथ और चितनावल मंदिरों का निर्माण में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा गुहा शैली का प्रयोग किया गया है। नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम
के 5 मंदिरों का निर्माण में मामल शैली का प्रयोग किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्यों को कन्नड़ क्षत्रिय माना जाता था और चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। एक तो वादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। सबसे पहले हम बात करते हैं वादामी के चालुक्य। वादामी के चालुक्य थे जो उनको वातापी चालुक्य भी कहते थे। इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे और उनकी राजधानी वातापी थी। इसी कारण से उसे वातापी के चालुक्य कहा जाता था। और इस वंश का जो सबसे प्रभावशाली और प्रतापी शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। बादामी के चालुक्यों को पूर्वकालीन पूर्वकालीन पश्चिम चालुक्य भी कहते थे। बादामी के जो चालुक्यों ने था वो 200 वर्षों तक दक्षिण पथ के एक विस्तृत भाग पर शासन किया। पुलकेशिन प्रथम पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा हुआ। उसने 535 ईस्वी से 566 ईस्वी में कई यज्ञ किए। पुलकेशिन प्रथम के शासन में बादामी चालुक्य वंश की राजधानी बनी। आगे है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था। उसने पश्चिमी गंग वंश, पुष्यभूति वंश और कदम्ब वंश के शासकों को पराजित कर दिया था और उसने हर्षवर्धन को हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। और हर्षवर्धन को उसने कहाँ पर हराया था? नर्मदा नदी के किनारे हराया था उसने। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है वो जीतकर अपने भाई विष्णुगुप्त को वहां का शासक नियुक्त कर दिया और वेंगी के चालुक्यों की नींव रख दी। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण में था, दक्षिण भारत का राजा था और उसने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण कर उसे युद्ध में पराजित किया। महेंद्र वर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन ने इसका बदला लिया। पल्लव वंश के महाप्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और उसकी जो राजधानी थी वातापी उस पर कब्जा कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। जिनेंद्र के मोती मंदिर का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। अजंता की एक गुफा में फारसी दूतमंडल का स्वागत करते हुए एक शासक का चित्र बना हुआ है और जो चित्र वो माना जाता है कि वो पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। यह लेख संस्कृत भाषा में है और जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी जो कि पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था। आगे है विक्रमादित्य द्वितीय। अरबों के दक्कन आक्रमण विक्रमादित्य के शासनकाल में हुए थे। विक्रमादित्य द्वितीय ने अरबों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए पुलकेशी को अवजिन्नाश्रय की उपाधि से सम्मानित किया। विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने विरूपाक्ष महादेवी मंदिर का निर्माण करवाया। कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन था जिसे उसके सामंत दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। आगे है कल्याणी के चालुक्य। इस वंश की स्थापना तैल्प द्वितीय ने की। जिन चालुक्यों ने हैदराबाद के निकट कल्याण को अपनी राजधानी बनाया वह कल्याणी के चालुक्य कहलाए। राष्ट्रकूटों की शक्ति का उन्मूलन कर चालुक्य की शक्ति को पुनर्जीवित करने का श्रेय कल्याणी के चालुक्यों को जाता है। कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक सोमेश्वर ने मान्यखेड़ा से बदलकर अपनी राजधानी कर्नाटक में कल्याणी में स्थापित कर। कल्याणी के चालुक्यों का संबंध बादामी के चालुक्यों से नहीं था। चालुक्यों की इस शाखा को उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य षष्ठ इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने कई विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में विज्ञानेश्वर व विल्हन जैसे विद्वान थे। विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ
विक्रा विक्रमांक चरित्र विल्हन की रचना है और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक ग्रंथ लिखा था। विक्रमादित्य षष्ठ द्वारा 1076 ईस्वी में चालुक्य संवत की शुरुआत की गई। सोमेश्वर षष्ठ कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। देवगिरी के यादव शासक होयसल नरेश हीरबल्लाल ने 1190 ईस्वी में सोमेश्वर षष्ठ को पराजित कर, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे पराजित आ जाएगा, पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश का अंत कर दिया। वेंगी के चालुक्य वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। ये वही वेंगी के चालुक्य वंश है जो पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर विजय प्राप्त करके अपने भाई को वहां का राजा बनाया था और वेंगी के चालुक्य वंश की वहां से शुरुआत हो गई थी। उसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था, इसीलिए यह वेंगी के चालुक्य कहलाए। विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। ने स्वयं को दक्षिण पर्त का सबसे महानतम शासक घोषित किया। वेंगी के चालुक्य चालुक्य वंश की सबसे कमजोर शाखा थी। आगे हम करते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी सोलापुर से के निकट थी, जो म्यानखेड़ में थी, जिसको मालाखेड़ भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे दंती दुर्गा, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्ण प्रथम की। एलोरा की प्रसिद्ध गुहा मंदिर, जिसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण इसी वंश के कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि एलोरा की कठोर चट्टान को काटकर बनाया गया था और द्रविड़ शैली में यह बना हुआ है। ध्रुव ध्रुव है जो 780 ईस्वी में अपने भाई गोविंद तृतीय को गद्दी से हटाकर शासक बना। कनौज पर अधिकार करने के उद्देश्य से त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, उसमें सर्वप्रथम भाग लेने वाला राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था। प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को ध्रुव ने पराजित किया। ने उत्तरापथ की तरफ अपना विजय अभियान चलाया। उत्तर के अपने सफल अभियान के बाद ध्रुव ने गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राज चिन्ह बनाया और ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। आगे है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी राष्ट्रकूट शासक था। ने पल्लव, पांड्य, गंग, केरल और प्रतिहार शासकों को पराजित किया। चक्कर युद्ध एवं उसके संरक्षक पाल नरेश धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को त्रिपक्षीय संघर्ष में पराजित करने वाला वह राष्ट्रकूट शासक था, जो गोविंद तृतीय था। इसके बाद उसका पुत्र अमोघ वंश का अगला शासक बना। अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था। इसे राष्ट्रकूटों का सबसे महान शासक माना जाता है। अमोघ वर्ष एक महान विद्वान था। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम था कविराज मार्ग। जिनसेन, महावीराचार्य व सक्तायन जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार अमोघ वर्ष के दरबार में थे। जिनसेन ने आदि पुराण और महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह है और सक्तायन ने अमोघवर्ती नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। अमोघ वर्ष है जो जैन धर्म का अनुयायी था और उसके गुरु का नाम जैन आचार्य जिनसेन था। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था। जो अरब यात्री सुलेमान था, उसने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के 4 महान शासकों में की थी। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट का सबसे प्रतापी शासकों में से एक था। शासक बनते ही कृष्ण तृतीय ने कांची और तंजौर पर विजय अभियान चलाकर उन्हें जीत लिया। उसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में चोल शासक प्रांत प्रथम को पराजित किया। कृष्ण तृतीय के दरबार में एक कन्नड़ भाषा का कवि रहा करते थे। उन्होंने क्या लिखा था? शांति पुराण की रचना की थी। कृष्ण तृतीय इस वंश का
अंतिम महान शासक था। राष्ट्रकूट शासक शैव, वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था, जो कि एक अयोग्य शासक। कर्क द्वितीय की हत्या तैल्प द्वितीय ने कर दी थी और कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की थी। एलोरा व एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ था। आगे एलोरा की गुफाएं। एलोरा में 34 गुफाएं हैं। इनमें गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं। गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और गुफा संख्या 30 से लेकर 34 तक जैनियों की या फिर जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। आगे हम करते हैं चोल वंश। तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का दोबारा उदय हुआ। विजाल्य। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजाल्य ने पल्लवों के राज्य के पतनाशेष पर की। जब पल्लवों का राज्य नष्ट हो गया था, के जो अवशेष बच गए थे उन पर इन्होंने अपने राज्य की पुनः स्थापना कर दी। आरंभ में जो चोल थे पल्लवों के सामंत थे। विजयालय ने पल्लवों की अधीनता से मुक्त होकर एक स्वतंत्र शासन आरंभ किया। तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की। विजयालय के बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम और उसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र प्रांतक प्रथम चोल साम्राज्य का शासक बना। आदित्य ने कावेरी नदी के दोनों तटों पर शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। प्रांतक प्रथम ने शासन के आरंभिक दिनों में पांड्य राज्य पर आक्रमण कर पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित किया और मदुरै कोंडा की उपाधि धारण की। क्योंकि जो उस समय पांड्यों की राजधानी थी राज सिंह द्वितीय की, वो मदुरै थी। उसने मदुरै को जीता और मदुरै कोंडा की उपाधि धारण। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया और इस युद्ध को तक्कोलम का युद्ध कहा गया। चोलों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में जो प्रांतक प्रथम था उसका बड़ा पुत्र राज द्वितीय भी मारा गया था। प्रांतक प्रथम के बाद गडरादित्य, प्रांतक द्वितीय और उत्तम चोल वंश के शासक बने। राजराज के ओरिमोली वर्मन जिनका नाम था। राजा राज प्रांतक द्वितीय का पुत्र था। चोल वंश का यह अंतिम महान व शक्तिशाली शासक था। उसके शासनकाल के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सबसे गौरवशाली वर्ष थे। राजराज शैव धर्म का अनुयायी था। वे प्रांतक प्रथम की लोहा व रक्त की नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि धारण की। उसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की और उसे मंडी चोल मंडलम का नाम दिया। उसने तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासन में ही महिपाल को पराजित किया और गंगे कोंडा चोल की उपाधि धारण की। उसने गंगे कोंडा चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया और उसके निकट एक तालाब चोल गंगम का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा जो इंडोनेशिया में स्थित है पर आक्रमण किया और वहां के शासक शैलेंद्र को पराजित किया। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुआ और उसके बाद में कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ, जिसके कारण यह वंश था जो अपने आप ही समाप्त हो गया। चोल वंश के शासक विक्रम चोल ने अकालग्रस्त जनता से सिद्धरंबरम मंदिर के विस्तार के लिए कर वसूले। चोल शासक कुलोतुग द्वितीय ने सिद्धरंबरम मंदिर में स्थित विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जीवंत चिंतामणि की रचना चोल काल में ही हुई। इसके प्रणेता तिरुतकदेवर जैन पंडित थे। चोलोमुक्ति ने चूलमणि ग्रंथ की रचना की और बौद्ध विद्वान बुद्धमित्र ने रसोलियम नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। पुगलेनिद ने नलवेव नामक महान काव्य की रचना की।
आगे कुछ पॉइंट्स और हैं। चोल वंश में जो भगवान विष्णु के उपासक थे उन्हें अलवार कहते थे और जो भगवान शिव के उपासक थे उन्हें न्यानार कहते। चोल वंश में सोने के सिक्कों को काशू कहा जाता और चोल वंश के जो राजा थे अपना उत्तराधिकारी अपने शासनकाल में ही घोषित कर देते थे। चोल वंश के अधिकतम शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। आज की वीडियो में हमने दक्षिण भारत के इतिहास में 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक आने वाले 4 राजवंशों पल्लव वंश, चालुक्य वंश चालुक्य वंश में हमने वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्यों के बारे में और इसके साथ-साथ राष्ट्रकूट वंश व चोल वंश के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हम अपनी आने वाली वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ लेकर आएँगे।